Once again, welcome to my YouTube channel सत्यजीत इंग्लिश गुरु। आज मैं पार्ट थर्ड प्रीपोजिशन का पार्ट थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। पार्ट 1 और 2 में मैंने प्रीपोजिशन का पहला जो टाइप था टाइम प्रीपोजिशन, उसको बड़े अच्छे से एनालाइज किया और उम्मीद तो करता हूँ साथ साथ आप लोगों के कमेंट ने ये बताया कि आप लोग अच्छे समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आप लोगों के अच्छे कमेंट आए हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। और कुछ बच्चों ने तो उसमें से क्वेश्चन कि सर एक्सरसाइज करवाने के लिए क्वेश्चन डाले, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा, वहां से क्वेश्चन लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अपने पास जो इंग्लिश की बुक्स रखे हैं ग्रामर की, उससे भी प्रीपोजिशन का चैप्टर का एक्सरसाइज कीजिए, तो आई होप आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। आज पार्ट थर्ड के साथ एक बार फिर से मैं आया हूं और पार्ट थर्ड यानी कि तीसरी वीडियो में मैं सेकेंड टाइप्स क्लियर करने वाला हूं, पोजिशनल प्रीपोजिशन। मैंने बताया था कि 5 भागों में प्रीपोजिशन के बांट रखा है। तो पोजिशनल प्रीपोजिशन, इसको प्लेस प्रीपोजिशन भी कहते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए पोजिशनल प्रीपोजिशन है क्या। तो पोजिशनल प्रीपोजिशन या प्लेस प्रीपोजिशन ऐसा प्रीपोजिशन है जिससे हम प्लेस को रिलेट करते हैं, यानी जगह को, स्थिति को, स्थान को बताता है। ये प्रीपोजिशन जब भी यूज होंगे तो इनके थ्रू किसी की स्थिति, किसी का जगह, किसी का स्थान को बताया जाएगा, उसके साथ संबंध को दर्शाता है, वही है पोजिशनल प्रीपोजिशन। तो इनमें कौन कौन से पोजिशनल प्रीपोजिशन को हम स्टडी करने वाले हैं, तो देखिए इनमें है एट और इन, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड या बिसाइड, ऑन, इनटू, अपॉन, बिटवीन एंड अमंग। ये सारे जो प्रीपोजिशंस है इनका यूज होता है पोजीशन को दिखाने के लिए, प्लेस को दिखाने के लिए। तो ये है पोजिशनल प्रीपोजिशन। तो आइए हम शुरू करते हैं पोजिशनल प्रीपोजिशन का ये पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे एट और इन को। लेट अस स्टार्ट। At is used for a small places such like village, a street and town, while in is used for big places such like cities, states and countries. देखिए बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ पाइएगा कि एट का यूज स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगहों को, छोटे स्थानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो छोटे जगहों या छोटे स्थानों में क्या आते हैं, तो विलेज आते हैं, स्ट्रीट आते हैं और टाउन आते हैं। वहीं पे इन का यूज हम करते हैं, इन इज यूज फॉर बिग प्लेसेस, बड़े जगहों, बड़े स्थानों को दर्शाने के लिए इन का यूज होता है। बड़े स्थानों में क्या, सिटी, स्टेट या कंट्री। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझता हूं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई अंकल लिव्स एट या इन औरंगाबाद। तो गाइज आपको पता है औरंगाबाद एक छोटा सा टाउन है और स्मॉल प्लेसेस यानी छोटे जगहों को टाउन के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, एट इज करेक्ट, इन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। मैं बता दूं कि मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा, तो इसी तरह से दूंगा। ऐसे आपके 2 ऑप्शंस वहां पे रहेंगे और उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको पिक आउट करने होंगे। सेकंड एग्जांपल, देयर इज नो क्लाउड इन एट द स्काई। तो यहाँ पे देखिएगा द स्काई जो है वो एक बिग प्लेस को डिनोट करता है, एक बड़ी जगह, बड़ी स्थान को डिनोट करता है, वो छोटे जगह को डिनोट नहीं करता है। तो बड़े जगहों पे, बिग प्लेसेस के लिए हमने क्या यूज करने के लिए बताया है, इन को। तो आप इजिली वहां पे इन यूज कर सकते। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, दे आर सिटिंग इन या एट ए कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वे लोग एक गली के कोने पर, स्ट्रीट का मतलब गली या नुक्कड़ होता है, उस गली के कोने पे या चौराहे पे क्या थे जी, बैठे हुए थे। तो जो स्ट्रीट का जो कॉर्नर है वो स्मॉल प्लेस है, बिग प्लेस को डिनोट नहीं करता है। तो स्मॉल प्लेस के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एट का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। एंड लास्ट एग्जांपल, सी लिव्स इन या एट मुंबई, वो मुंबई में रहती है। तो आप लोगों को पता है कि मुंबई सिटी है और सिटी बिग प्लेस के
दौरान आता है, वीक प्लेस को डिनोट्स करता है, इसीलिए वीक प्लेस के लिए हम इन का यूज करते हैं, एट का यूज नहीं करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं कि सेकेंड टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोजिशनल प्रीपोजिशन, उसमें हम लोग का स्टडी सबसे पहला पॉइंट कर रहे हैं एट या इन। एट या इन में मैंने बताया कि एज अ पोजिशनल प्रीपोजिशन एट या इन को हम यूज करते हैं स्मॉल प्लेस और बिग प्लेस के लिए। वहां पे स्मॉल प्लेस के लिए एट का प्रयोग करते हैं, जहां इन का प्रयोग बड़े जगहों बिग प्लेस के लिए करते हैं। और ये एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, गाइज, जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, खास करके ये इंग्लिश वगैरह जो है, आप इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए खुद से एक्सरसाइज बनाने का। यदि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि यदि आप खुद से एक्सरसाइज क्रिएट करते हैं, जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, उदाहरण बनाते हैं, तो आप समझिए कि आपको उसमें उतना ज्यादा नॉलेज हो पाता है। बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते तो उनको समझाने के लिए क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल तो आपको कोशिश ये करना है कि खुद से बैठे बैठे आप मेडिटेशन करिए, चिंतन करिए, उस चीज के बारे में सोचिए कि मैं कैसे एग्जाम्पल क्रिएट करूं। यदि आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना आ गया तो मेरी बात मानिए 50% नॉलेज आपको उस सब्जेक्ट में आ गया। क्लियर है? हाँ, तो गाइज यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पहला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा पोजिशनल प्रीपोजिशन में एट और इन का, तो समझ में आ गया। चलिए बी पॉइंट देखिए। बी पॉइंट में जो पोजिशनल प्रीपोजिशन में हम स्टडी करेंगे वो है बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। देखिए दोनों की हिंदी होती है के सामने। देखिए ऐसे जो सिमिलर हिंदी वाले वर्ड्स है, मैंने वहां पर उनका हिंदी लिख रखा है। आगे चल के मैं सबका हिंदी बताता रहूंगा। तो पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, दोनों का मतलब होता है के सामने, और दोनों के दोनों प्रीपोजिशंस हैं। लेकिन दोनों का यूज कहाँ होगा और कैसे होगा, तो आइए बड़े ही इजी वे में मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। बिफोर इज यूज्ड फॉर पर्सन। ध्यान से सुनिएगा, बिफोर इज यूज्ड फॉर पर्सन व्हाइल इन फ्रंट ऑफ इज यूज्ड फॉर थिंग्स। दोनों का मतलब होता है के सामने, जहां पे हम बिफोर का यूज व्यक्ति पर्सन के सामने करते हैं, वहीं पे इन फ्रंट ऑफ का यूज हम थिंग्स के सामने करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मी जो लिखा हुआ है, क्या ये आप बता सकते हैं पर्सन को डिनोट कर रहा है या थिंग्स को? तो हाँ, आपने अच्छा बताया, आप समझ रहे हैं। मी डिनोट्स कर रहा है पर्सन को, और जहां पे पर्सन को डिनोट करेगा के सामने, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा था। तो मैं पर्सन हूं, पर्सन को डिनोट्स कर रहा है, तो वहां पे हम हमेशा और हमेशा बिफोर का यूज करेंगे। और किस सेंस में? पोजिशनल प्रीपोजिशन के सेंस में, वरना बिफोर का यूज मैं आपको पीछे वाले टाइम प्रीपोजिशन में भी पढ़ा चुका हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द या जिस शब्द के पहले प्रीपोजिशन लगते हैं उस पर फोकस करिए, वो समझ में आ गया तो समझिए कि सारा प्रीपोजिशन समझ में आ गया। माई शॉप जो है यहाँ पे थिंग्स को डिनोट कर रहा है, पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा है। और मैंने बताया कि जहां पे थिंग्स को डिनोट करते हैं पोजिशनल प्रीपोजिशन में इन फ्रंट ऑफ का यूज वहां पे होता है। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। मेरे दुकान के सामने अपनी गाड़ी को मत पार्क करो। थर्ड एग्जाम्पल, शी वॉज क्रॉसिंग बिफोर हिम। सी वॉज क्रॉसिंग बिफोर हिम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिम दिया हुआ है, वह उसको क्रॉस कर रही थी, पार कर रही थी। हिम किसको डिनोट कर रहा है गाइस? हिम पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो पर्सन के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं, ना कि इन फ्रंट ऑफ का। तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सी जो है इसमें हम देखेंगे बिहाइंड और बिसाइड। दोस्तों ये भी प्रीपोजिशन है। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रीपोजिशन होता है, उसे कहते हैं बिसाइड्स। BESIDES।
बिसाइड्स। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। तो अंतर है, डिफरेंस है। बिसाइड्स का मतलब होता है, इसका यूज हम करते हैं के अलावा, यानी एक्सेप्ट, जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट, कि उसके अलावा उसको, यानी कि राम के अलावा बाकी सारे बच्चे हैं वो अच्छे हैं, यानी राम अच्छा नहीं है, तो वहां पे बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है, लिख रखा है बिसाइड, ध्यान दीजिएगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। तो इन पोजिशनल प्रीपोजिशन हम बिहाइंड और बिसाइड का यूज कैसे करते हैं, वो भी बड़े सिंपल वे में मैं समझा रहा हूं, देखिए और समझिए। Behind is used to indicate at the back of somebody or something। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। एस बी शॉर्ट फॉर्म मतलब somebody, और एस टी एस शॉर्ट फॉर्म मतलब समथिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए, क्या, एट द बैक ऑफ somebody or something, किसी भी चीज के पीछे के भाग को दिखाने के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। वहीं पे बिसाइड इज यूज टू इंडिकेट इन द साइड ऑफ, बिसाइड का यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए, इन द साइड ऑफ। इन द साइड ऑफ का मतलब के बगल में। इस सेंस में बिहाइंड और बिसाइड का यूज करते हैं। तो आइए एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं आपको। हु इज सिटिंग बिहाइंड या बिसाइड यू, यदि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहता तो क्या लगाते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बगल में भी तो कोई बैठा हुआ होता है और पीछे भी तो कोई बैठा हुआ होता है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि यदि कोई बगल में बैठा हुआ रहेगा तो व्यक्ति उससे अनजान हो तभी, वरना जो नहीं दिख रहा होगा उसी के बारे में क्वेश्चन करें कि हु इज सिटिंग, वो क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तुम्हारे पीछे कौन बैठा हुआ है, तो वहां पे पीछे के सेंस में, इन द बैक ऑफ समबडी या समथिंग के सेंस में हमने यहाँ पे यूज किया है बिहाइंड। तो आप भी इसी तरह सेंस क्लियर करके यूज करिएगा। हिज ऑफिस इज बिसाइड द रेलवे स्टेशन, उसका जो ऑफिस है वो रेलवे स्टेशन के बगल में है। इधर रेलवे स्टेशन है और इधर ऑफिस है, तो यहाँ पे के बगल में के सेंस में मैंने यूज कर रखा है बिसाइड। थर्ड एग्जांपल, समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड या बिसाइड द कर्टेन। कर्टेन का मतलब पर्दा होता है गाइस। तो कहा जा रहा है कि कोई, समवन मतलब कोई जो है वो खड़ा है पर्दा, तो पर्दा के कहा जी, पीछे, वो हमें दिख नहीं रहा है। तो किसी भी चीज के पीछे की चीज को देखने के लिए या इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए पोजिशनल प्रीपोजिशन में हम बिहाइंड का यूज करते हैं। तो एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, एग्जाम्पल को रीड करिएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं और बिहाइंड और बिसाइड का यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट, ऑन। पोजिशनल प्रीपोजिशन में हम ऑन का यूज करते हैं और उसकी जो हिंदी होती है वो होती है पर। पर के सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूं एकदम से कि ऑन का यूज एज अ पोजिशनल प्रीपोजिशन कैसे होता है। ऑन इज यूज्ड फॉर कवरिंग और टचिंग somebody या समथिंग। देखिए, जहां पे भी आप पोजीशन को दर्शाने के लिए, प्लेस को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे आपको दो सेंस एकदम से क्लियर होना चाहिए। मस्ट है कि सेंस क्लियर होना चाहिए, या तो कवरिंग या तो टचिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से वो कवर करे या टच करे, दो सेंस क्लियर करे, तभी ऑन का यूज क्लियर होता है। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पे सपोज कि एक टेबल है और इस पे मैंने इस मार्कर को रख दिया, तो ये यहाँ पे टच भी कर रहा है और उतने एरिया जो है उसको कवर भी कर रहा है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि किसी समथिंग या समबडी, किसी भी चीज पे कोई वस्तु, कोई थिंग्स या कोई व्यक्ति या तो कवर करे या तो टच करे, उस सेंस में ऑन का यूज हम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ए पिक्चर इज ऑन द वॉल। सपोज ये इतना बड़ा एक पिक्चर है, बड़ा ही ब्यूटीफुल पिक्चर है और ये वॉल पे क्या है जी, टंगा हुआ है, लगाया हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो ये इसको टच भी कर सकता है और इतनी एरिया को क्या कर सकता है, कवर भी कर सकता है। तो ऑन का यूज, ये आपका कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा कि टचिंग या कवरिंग का सेंस दे, वहां पे ऑन का यूज क्लियर हो जाता है।
तीसरा, आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल है, मैं इसमें देखता हूं आप लोग क्या बता पाते हैं कि नहीं या कंफ्यूज होते हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन या इन द ट्री। बंदर जो है पेड़ पर बैठा हुआ है। अब मैंने इसलिए इस एग्जांपल को यहाँ रखा है, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने बताया कि ऑन का यूज कवरिंग या टचिंग के सेंस में होता है, और जब बंदर पेड़ पे बैठ रहा है, ट्री पे बैठ रहा है, तो या तो कवर करेगा या तो टच करेगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑन लगा के चले जाते हैं, और इसलिए सही भी होगा कि मंकी इज सिटिंग ऑन इन द ट्री। लेकिन यदि आप थोड़ा सा सेंस लगाइए और ग्रामेटिकली इसको देखिए, तो मंकी यदि ब्रांच पे बैठे, मंकी जब भी बैठेगा ट्री में तो पूरा ऊपर जाके, सपोज कि एक ट्री है और यहाँ पे जाकर तो नहीं बैठेगा बेचारा, तो तुरंत गिर जाएगा। मंकी जब भी बैठेगा तो उसके ब्रांचेस पे बैठेगा। जब ब्रांचेस की बात की जा रही हो तो आप वहां पे ऑन लगाइए, ऑन क्लियर होगा। लेकिन सेंटेंस का सीक्वेंस देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए, ट्री की बात की जा रही है। तो जो मंकी बैठता है वो ट्री में बैठता है, ना कि ट्री पर बैठता है। ट्री पर कहने का मतलब कि यहाँ पे आके तो नहीं बैठेगा। इसलिए इस तरह के ग्रामेटिकली कंपटीशन वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मंकी इज सिटिंग इन द ट्री, यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑन द ट्री करेक्ट नहीं होगा। तो कभी कभी आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, आपस में ग्रुप बना के डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक स्टूडेंट ने सुबह में कमेंट किया कि सर इजी इजी लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है सर, ऐसा क्यों लिखते हैं? तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश में एग्जाम्पल को दर्शाने के लिए इसकी फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्लिशिया। फिर से सुनिएगा, एग्जाम्पली ग्लिशिया, इसको अंग्रेजी में इसी का यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है उदाहरण। क्लियर है? तो ऑन का यूज तो क्लियर हो गया होगा, कवरिंग या टचिंग के सेंस में ऑन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट जो ई पॉइंट है, इनटू। इनटू का यूज हम कहाँ करते हैं? इससे पहले मैंने एट और इन में बताया था कि इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बड़े शहरों में, बिग प्लेसेस में करते हैं। तो इनटू का मतलब में होता है, लेकिन देयर इज लिटिल डिफरेंट और लिटिल डिफरेंट बिटवीन इन और इनटू। इन और इनटू में एक डिफरेंस का अंतर क्या समझ लीजिए, दोनों का मतलब होता है में, लेकिन जहां पे इन का प्रयोग किसी और सेंस में किया जाता है, बड़े शहरों के लिए, स्थिरता के लिए, वहीं पे इनटू इज यूज्ड फॉर मूविंग अ पॉइंट स्पेशली इनसाइड मोशन। इनटू का यूज में के सेंस में करते हैं, लेकिन मूविंग पॉइंट के लिए, इनसाइड मोशन के लिए, गतिशील अवस्था के लिए हम लिख सकते हैं गतिशील अवस्था। जहां पे पता लग जाए कि कोई काम जो हो रहा है वो मोशन में हो रहा है, तो वहां पे हम इन का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। शी केम इनटू द हाउस, कहेंगे सर इन का यूज क्यों नहीं होगा? तो जैसे ही घर में आता है, सपोज मैं घर में आता हूं तो उधर से चल के आता हूं, तो मेरी अवस्था क्या है? मोशन में है, गतिशील हूं मैं, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज करेक्ट होगा, इन का यूज नहीं होगा। इन का यूज ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे इनटू का यूज इनसाइड मोशन मूविंग पॉइंट के लिए करते हैं, वहीं पे इन का यूज रेस्ट पॉइंट के लिए करते हैं। इन का यूज क्या करते हैं? रेस्ट पॉइंट के लिए। देयर इज अ मार्कर इन माई पॉकेट, तो रेस्ट है, आराम कर रहा है, तो इन का यूज वहां पे करते हैं। नेक्स्ट, थ्रो इट इनटू द फायर, किसी भी चीज को करेंगे फेंक दो, थ्रो इट इनटू द फायर, आग में फेंक दो। तो जब किसी वस्तु को हम यहाँ से फेंकेंगे तो मूव करता हुआ गतिशील अवस्था में आग तक जाएगा, तो इसलिए वहां पे हम उसको इनटू का यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ही डाइव्ड। डाइव्ड का मतलब होता है गोता लगाना, याद रखिएगा बच्चों, कभी वर्ड मीनिंग में दिक्कत हो सकता है। गोता लगाना यानी पानी में डुबकी लगाना, तो डाइव्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? गोता लगा रहा है, डाइव कर रहा है। तो वो जब भी स्विमिंग पूल में छलांग मारेगा तो गतिशील अवस्था में उसकी बॉडी मोशन में होगी, रेस्ट में नहीं होगी, इसीलिए इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ऑन का यूज कवरिंग या टचिंग सेंस के लिए किया जाता है, वहीं पे इनटू का यूज मोशन के लिए, मूविंग पॉइंट के लिए किया जाता है, और जहां पे इन का यूज हम बिग प्लेसेस के लिए भी करते हैं। दूसरा यूज आप समझ सकते हैं कि इन का यूज रेस्ट चीज के लिए, किसी भी वस्तु जो रेस्ट में हो, विरामावस्था में हो, उसके लिए भी इन का यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ तो गाइस, लास्ट
ये पोजिशनल प्रीपोजिशन के सेकंड लास्ट टॉपिक है। देखिए इसको डील करता हूँ और अच्छे समझिएगा। दिया हुआ अपॉन, अपॉन का मतलब होता है पर। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जो टॉपिक पढ़ा था ऑन और इनटू, तो ऑन का मतलब होता है पर, और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि ऑन का यूज कवरिंग या टचिंग के सेंस में होता है। तो अपॉन का मतलब भी पर है। मैं पहले कह चुका हूं कि प्रीपोजिशंस जो है इनके जितने काइंड्स हैं, एक से अलग जो काइंड्स हैं अलग अलग टॉपिक में मिलते रहेंगे और उनका यूज अलग अलग होते रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने टाइम में भी बिटवीन पढ़ा था, प्लेस में, तो प्लेस में भी या पोजीशन में बिटवीन का यूज पढ़ेंगे। तो इनकी यूजेस को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिए, सर पढ़ा दिए, सब समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा। यू हैव टू लुक थ्रू योर नोट्स, और आप ऐसा करते रहिएगा तो आपको आसानी समझ में आएगा। आइए मैं एनालाइज करता हूं अपॉन। अपॉन इज यूज्ड फॉर मोशन स्पेशली फ्रॉम अप टू डाउन। अपॉन का मतलब होता है पर, और इसका यूज भी हम मोशन गति के लिए करते हैं। मोशन का मतलब गति, लेकिन कौन सी गति? वैसी गति जो डाउन टू अप हो, यानी नीचे से ऊपर की ओर जो गति हो रही हो, उसके लिए अपॉन का यूज करते हैं। क्योंकि सर ये कैसे है? तो कुछ वैसे भी गति होते हैं, मोशन होते हैं जो डाउन टू अप के सेंस में होता है, तो उसके लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। स्प्रैंग का मतलब होता है स्प्रिंग का, ये फॉर्म चल रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं, समझिएगा। ये सब मुझे अब डील ना करना पड़े, आप लोग इतना घर में अच्छे से स्टडी करिए। बिल्ली ने छलांग लगाई, बिल्ली जमीन से छलांग लगाई और छलांग लगा के कहां चली गई? टेबल पर। छलांग लगा कहां चली गई? टेबल पर। तो ये मोशन कैसा हुआ? डाउन टू अप का सीक्वेंस हुआ। तो इस तरह के मोशन में हम और पर के लिए अपॉन का यूज करते हैं। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल देखिए। फुटबॉल जंप्ड अपॉन द गोल पोस्ट। किसी ने फुटबॉल को किक आउट किया, किक किया, और फुटबॉल एक बार जंप किया और जंप करके गोल पोस्ट के ऊपर चला गया। गोल पोस्ट जो था, गोलकीपर जो था देखता रह गया, फुटबॉल गोल पोस्ट के ऊपर चला गया। तो ये मोशन क्या हुआ? जंप हुआ, तो डाउन टू अप का मोशन हुआ। इस मोशन में खास करके इजी कंसेप्ट याद रखिए, डाउन टू अप का जो मोशन होता है और पर का सेंस दे, तो पोजिशनल प्रीपोजिशन में आपको अपॉन का यूज करना, ऑन का यूज नहीं करना। ऑन का यूज कहां करिएगा? वहां पे जहां पे कवरिंग या टचिंग का सेंस दे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जी। इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे बिटवीन वर्सेस अमंग। ठीक सर, बिटवीन वर्सेस अमंग। तो जी हाँ, दोनों का मतलब होता है में, दोनों का मतलब होता है में, लेकिन हम बिटवीन का यूज कहां करेंगे, अमंग का यूज कहां करेंगे? कहीं कहीं बुक्स में आप देखिएगा एक जगह अमंगस्ट ये भी दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये में होता है। तो बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि अमंग और अमंगस्ट में यूज करना चाहिए, तो भावेल वाले लेटर आते हैं वहां पे अमंगस्ट का यूज करते हैं। लेकिन वो सब बुक की बातें, आपको कंसेप्ट समझनी है। कंसेप्ट समझिए कि बिटवीन का मतलब भी में होता है, अमंग का मतलब में होता है। तो हम दोनों का यूज कहां करते हैं, यूज करेंगे कहां? तो देखिए, बिटवीन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंस इन द सेंटर ऑफ टू थिंग्स और पर्सन्स। कह रहा है कि बिटवीन का प्रयोग उस चीज को दिखाने के लिए करते हैं जहां पे दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच का सेंस दिया जाता है। जहां पे आपको पता चले कि किसी भी चीज को दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच, बस दो याद रखिएगा, वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन अमंग का यूज कहां करते हैं? अमंग इज यूज्ड फॉर प्रेजेंस इन मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। यदि किसी भी चीज को दर्शाना हो, दिखाना हो, और वो चीज क्या है जी कि बहुत से, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच हो, तो वहां पे अमंग का यूज करते हैं। सीधे बातों में समझिए, एकदम मोटा मोटी बातों में समझ जाइए कि बिटवीन का यूज वही करेंगे जहां पे दो व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही हो, और अमंग का यूज वहां करेंगे जहां पे दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 हजारों व्यक्ति या वस्तु, वहां पे हम अमंग का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। The nose is located between या among two eyes। जो नाक है वो दो आंखों के बीच में स्थित है, लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए टू आइज, दो की बात की जा रही है। अब वो चाहे पर्सन हो या थिंग्स हो, तो मैंने बताया कि दो की बात हो तो वहां पे हमेशा करेक्टली यूज बिटवीन का होगा, अमंग का यूज
वही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल बी द लीडर, कौन नेता होगा अमंग या बिटवीन अस, हम लोगों में से नेता कौन बनेगा, तो हम लोग की बात की जा रही है, यहाँ पे डिनोट्स नहीं है कि दो लोग हैं या दो व्यक्ति हैं, हम लोग में बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब दो से अधिक पर्सन या थिंग्स हो तो हम अमंग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट यूज क्या होगा, अमंग का। लास्ट एग्जांपल देखिए, देयर इज अ मैच गोइंग टू टेक प्लेस, एक मैच होने जा रहा है जी, एक मैच होने वाला है, और किसके किसके बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। देयर इज अ मैच गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन अमंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो कंट्रीज है, एक है इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, तीसरा या इससे अधिक तो कोई नहीं है। तो दो के चीज के लिए मैंने क्या बताया है, दो के बीच में बिटवीन का यूज कर, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज करेक्ट होगा, अमंग का यूज करेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से पोजिशनल प्रीपोजिशन यानी सेकेंड टाइप भी खत्म हुआ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा बिटवीन, अमंग, अपॉन, ऑन, इनटू, एट, इन, बिहाइंड, बिसाइड्स, इतने सारे प्रीपोजिशन पढ़े। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा आपको कि बार बार लुक थ्रू कीजिए अपने नोट्स को, वीडियो को भी 2-3 बार देखिए, क्योंकि एक बार में समझ आने वाला नहीं है। अच्छे से पढ़िए, बातों को ध्यान से सुनिए, और जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसको बनाइए। साथ ही साथ एक्सरसाइज खुद से करने का कोशिश करिए, जितना एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करिएगा आपका कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर होता जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ में आएगा। और यदि समझ में आ रहा है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसी तरह मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।